सिटी हलचल के विशेष कार्यक्रम 2023 में देखते हैं खेलों की हलचल। खेलों की हलचल में वो खिलाड़ी जिन्होंने मेरठ के स्पोर्ट्स सिटी का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रोशन किया है, वो अलग बात है। तैयारी और ट्रेनिंग मेरठ से बाहर की थी। खेलों की हलचल में भूपेंद्र बाजवा और समीर रिजवी, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मेरठ को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात दी है, वो यूं ही नहीं दी है। क्रिकेट में करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट समीर रिजवी के नाम का हुआ, तो कुश्ती संघ की तदर्थ समिति की जिम्मेदारी भूपेंद्र बाजवा को मिली। वहीं मेरठ की बेटी पारुल चौधरी, अन्नू रानी और किरण बालिया ने सभी को चौंकाते हुए मेरठ का नाम रोशन किया। साल के जाते जाते तो पारुल चौधरी अर्जुन अवार्डी बन गई और महिला खिलाड़ियों के लिए सफलता की नई इबारत लिखी। पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ियों को लेकर अब तक सिर्फ हड़तालें होती थी, लेकिन केंद्रीय विद्यालय पंजाब लायंस के इंग्लिश टीचर सुमित ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हाँ, इसमें मेरठ के स्पोर्ट्स स्टेडियम का सिर्फ इतना सा योगदान है जितना नमकीन रोटी में नमक का योगदान। नमक से तो स्वाद आ जाता है, लेकिन व्यवस्थाओं का अधिकतम उपयोग करने में स्टेडियम सिर्फ उद्घाटन और स्कूल के फंक्शन कराने के लिए रह गया है। हाँ, आरएसओ सिर्फ अपने चर्चित व्यवहार को लेकर स्टेडियम में बिना सोर्स के आने वालों से पास को लेकर डांटते हुए नजर आए और माननीय के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आए। आइए देखते हैं मेरठ का मान बढ़ाने वाली इन घटनाओं को। एशियन गेम्स में मेरठ की बेटियों ने कमाल कर दिखाया था। पारुल चौधरी ने 5000 स्टीपल चेज में गोल्ड मेडल और 3000 स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल जीतकर मेरठ का नाम रोशन कर दिया, जबकि भाला फेंक में अन्नू रानी ने भी स्वर्ण पदक जीतकर दिखा दिया कि मेरठ सबसे आगे है। लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा। पहली बार एशियाई गेम्स में गोला फेंक में हिस्सा लेने वाली किरण बालियान ने ब्रोंज मेडल जीतकर बता दिया कि मेरठ की बेटियां किसी से भी कम नहीं है। पारुल चौधरी को उनकी परफॉर्मेंस के लिए अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। जैसे हम थोड़ा और मेहनत करते हैं तो मेडल आता है, फिर उसको जो हमारा मेडल आता है उसका भी हमारी गवर्नमेंट सरकार पैसा देती है। तो मतलब है ना, हो सकता है अगर लड़के में है ना मेहनत है, लगन है और डिसिप्लिन अच्छा है, जो हम भी सोचते वो भी हो जाता है। मैं गाँव में थी तो गाँव वाले मतलब लड़कियों को खेलना इतना अच्छा नहीं समझते, लेकिन मैं जैसे ही मैं सुबह सुबह ग्राउंड प्रैक्टिस करने में जाती थी तो निकलने से पहले मैं घर में आया था ताकि गाँव वाले घर वाले मतलब बहुत स्ट्रगल रहा है। यही है कि स्ट्रगल करके ही इंसान मजबूत बनता है। तो आज मैंने स्वर्ण पदक लिया है, मेरे देश को और आप सभी को समर्पित करता हूं। मैं वो ना एयरपोर्ट पे लेने आई थी, मैंने उनके गले में सबसे पहले मेडल पहनाया था। वो बहुत खुश हो गई, वो रोने लगी थी, पता है। फिर वो घर आई, मैं घर आई, घर आके भी वो ऐसी हो रही, रोने जैसी रो रही। फिर उन्होंने मुझे ना सबसे पहले वो खिलाया, क्या बोलते हैं, मिठाई खिलाई थी। फिर मिठाई खिलाने के बाद फिर बोली तू बैठ जा, बैठ गई। फिर सब मिलने वाले हैं। फिर मैं रात में आराम से मम्मी से बात करी बैठ के। क्रिकेट की दुनिया में अपना भविष्य तराश रहे युवा क्रिकेटर्स के लिए यूपी क्रिकेट लीग वरदान साबित हुआ। कड़ी मेहनत के बावजूद टफ कंपटीशन होने की वजह से बड़ी संख्या में युवा क्रिकेटर्स बोर्ड ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में अपनी जगह नहीं बना पाते थे, लेकिन यूपीपीसीएल से कई युवाओं को उड़ान मिली। यूपी की अलग अलग टीमों में 25 खिलाड़ी अकेले मेरठ से खेले, जिसमें मुख्य रूप से भुवनेश्वर कुमार, शिवम मावी, प्रियम गर्ग, समीर रिजवी, हर्ष त्यागी, कार्तिक त्यागी, पूर्णांक त्यागी, ऋतुराज शर्मा, ऋषभ बंसल और समीर चौधरी समेत करीब 25 क्रिकेटर्स ने अपने खेल का जोहर दिखाया और इसका फायदा नए खिलाड़ियों को आईपीएल में मिल ही गया। मेरठ के समीर रिजवी को अनकैप्ड प्लेयर्स की टॉप 10 की लिस्ट में रखते हुए चेन्नई सुपर किंग ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीद लिया। यही काफी मेहनत लगी है, मेरे मामा ने मेरे पे काफी मेहनत की है, तो उसी चीज का आज फल मिला है। तो ये सारा क्रेडिट मैं अपने मामा को देना चाहूँगा। मैं चाहूंगा कि मैं आईपीएल में अगर मौका मिला अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करूं और इंडिया के लिए खेलूं। विवादों के चलते निलंबित की गई कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया की कमान अब मेरठ के हाथों में आ गई है। सरकार ने एक एडहॉक कमेटी का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष ओलंपिक समिति के सदस्य और गॉडविन ग्रुप के निदेशक भूपेंद्र बाजवा को बनाया गया। कुश्ती संघ की मान्यता रद्द होने के बाद इंडियन ओलंपिक संघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI को चलाएगा। इसके लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी बनाई है, जिसका अध्यक्ष ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी के सदस्य और मेरठ के गॉडविन ग्रुप के निदेशक भूपेंद्र बाजवा को बनाया गया है, जिनको कुश्ती फेडरेशन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी। मेरठ के लिए फक्र करने की बात है, क्योंकि मेरठ में चुपचाप मेहनत करते करते पूरे खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों के साथ साथ खेल जगत के लिए एक ऐसा मुकाम दिलाया था जो
तब लोगों के लिए विश्वसनीय नहीं था, लेकिन साई सेंटर से शुरू हुआ ये सफर आज न केवल चीन और पेरिस के खिलाड़ियों के लिए भी संजीवनी साबित हुआ है। हमारे साथ भूपेंद्र बाजवा हैं, जो लगातार खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए समर्पित हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरठ की तरफ से। थैंक यू। मैं भी मेरठ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, नए साल की भी बधाई देता हूं। और जो ये खेलों में ये एक अच्छा मुझे मिला है, और मैं मेरठ का होने की वजह से एक एडहॉक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, तो इसके लिए भी मैं मेरठ वासियों का आभार जताता हूँ। थैंक यू सर। मेरठ को तब बहुत खुशी हुई जब आप चाइना में दिखे और चाइना में 100 पदकों के साथ सफलता दोहराई। वो भी एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। मैं इस बार शेफ द मिशन था एशियन गेम्स का, और हम लोगों को टारगेट दिया गया था 100 मेडल्स का, लेकिन ये मैं कहूँगा कि हमारे प्लेयर्स का जोश था और उनकी मेहनत थी कि हम लोग 107 मेडल्स लेके आए और बच्चों ने देश का नाम रोशन करा। इसके लिए मैं सारे प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। वुशु और शूटिंग में जो मेहनत की थी वो रेसलिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आई है। आपने किस तरीके से अपने स्कूलों में, अपने से जुड़े संस्थानों में वुशु और शूटिंग को लेकर खिलाड़ियों को तैयार किया? सर, पहले तो शूटिंग और वुशु दोनों ही मेरे स्कूल में होते थे। साई का सेंटर भी दोनों का मेरठ में, वेस्टर्न यूपी में पहला सेंटर है जो वुशु और शूटिंग का गॉर्डन पब्लिक स्कूल में है। तो इसके लिए बहुत अच्छे हमारे प्लेयर्स आगे नेशनल लेवल पे भी गए हैं। अभी एशियन गेम्स में भी एक बच्चा मुझे मिला, वो वहां मेरठ का गॉडविन स्कूल का ही पढ़ा हुआ था, वो गोल्ड मेडल लेके आया है। तो ये सारी चीजें मैं कहूंगा कि धीरे धीरे, अब तो मैं इंडियन ओलंपिक में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हूं, तो अब सारे ही स्पोर्ट्स देखने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मेरे लिए और सबके लिए खुशी की बात है कि सब स्पोर्ट्स में अब देख रहा हूं। और रेसलिंग का एक और अतिरिक्त प्रभार मिल गया है मुझे, एडहॉक कमेटी का चेयरमैन। और मेरे साथ 2 मेंबर हैं, एक सोमाया जी पूर्व ओलंपियन हॉकी प्लेयर हैं, और उसके साथ में एक मंजूषा तमन है, वो भी हमारी मेंबर बनाई गई हैं। तो हम लोग अब नई शुरुआत कर रहे हैं कि एडहॉक कमेटी में रेसलिंग को कैसे आगे बढ़ाना है। सर, अंतिम सवाल, उदयमान जो खिलाड़ी हैं, बडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे ये मोदी सरकार बाकी की सरकारों से अलग है स्पोर्ट्स के मामले में? हम लोग अपने प्लेयर्स को अभी से ही कह रहे हैं कि ये साल जो है ओलंपिक का ईयर है। 21 जुलाई से हमारे ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी से अपने प्लेयर्स को ये कहा है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, सारी फैसिलिटी, सारा हेल्प हमारी तरफ से मिलेगी। और अभी हम लोग दोनों चैंपियनशिप काफी टाइम से रुकी हुई थी, सीनियर और जूनियर दोनों ही 3-4 दिन में डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद कैंप्स भी लगने हैं, फॉरेन एक्सपोजर के लिए भी टीम भेजेंगे। और एक बच्ची हमारी पहले ही ऑलरेडी एशियन गेम्स में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है अंतिम, और अभी एशियन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है, उसके बाद वर्ल्ड क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है, उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो ओलंपिक पेरिस में जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हमारे ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स क्वालिफाई कर लेंगे ओलंपिक के लिए, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेडल्स अपने देश के लिए हमारे बच्चे लेके आएंगे। थैंक यू सर। मोदी जी का कैसा करिश्मा रहता है आप इन खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए? वो हमेशा जाने से पहले भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाने से भी पहले और आने से पहले भी प्लेयर से मिलते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, तो उससे बच्चों को और बूस्ट मिलता है। और यही मेरी शुभकामनाएं, इसी तरह से होता रहे, हमारे बच्चे अच्छा करते रहें। जी हाँ, एक विद्यालय से शुरुआत की थी शूटिंग की नर्सरी की और वुशु की नर्सरी की, और उसके बाद इतिहास आपके सामने है। सफलता चुपचाप चलती है, लेकिन हार्ड वर्क उस सफलता को उस मुकाम तक पहुंचाता है जिससे न केवल शहर का नाम बल्कि देश का नाम रोशन होता है। नए साल पर भूपेंद्र बाजवा, जो सिर्फ अब तक गॉडविन ग्रुप के निदेशक के तौर पर मेरठ में जाने जाते थे, अब पूरे देश में उस संस्था के हेड बन गए हैं, जिस संस्था को लेकर अलग अलग तरीके की चर्चा है। लेकिन उम्मीद यह है कि जिस तरीके से चाइना में एशियाड में इतिहास दोहराया था, वैसे ही पेरिस में भी इतिहास बनेगा। अपने सहयोगी संजय के साथ के सिटी हलचल। और अब सिटी हलचल के इस खास विशेष कार्यक्रम के लास्ट स्टेप पर है।
और हम आपको बता दें कि 2023 की जो ये घटनाएं हमने आपको दिखाई हैं, ये सब 2024 में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, एजुकेशनल फील्ड के लिए और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जिससे इन घटनाओं से सबक लिया जाए और 2024 की चुनौतियों से लड़ा जाए, क्योंकि 2024 चुनौतियों के साथ साथ चुनाव का भी वर्ष है। और 2024 में जब चुनावी सभाओं का आगाज होगा तो इस बार भी पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं का आगाज मेरठ से ही करें। तो 2023 की राजनीतिक घटनाओं के बारे में मेरठ के नजरिए से तो मेरठ का नजरिया तो बीजेपी के दबदबे पर आकर रुक जाता है। मेयर के चुनाव का परिणाम लेकर सत्ता पक्ष 2024 में उत्साहित नजर आएगा। मैंने जितने भी आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी, सभी ने मेयर हरिकांत अहलूवालिया की जीत के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। डबल बनाया है मैंने। सभी लोग निराश थे, लेकिन फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना, भाषण देना और सीन बदल जाना और विपक्ष का बैक फुट पर आ जाना। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कई बार मेरठ के दौरे पर आ चुके हैं। अवनीश काजला और जाहिद अंसारी संगठनात्मक कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर दो और नेता हैं जो इस समय नजर आते हैं, एक रंजन शर्मा और एक डॉक्टर प्रदीप अरोड़ा। दोनों के पोस्टर और वॉल पेंटिंग बता रहे हैं कि कांग्रेस में सिर्फ इसी तरीके की होड़ है। सपा, बसपा और भाजपा में 2024 की तैयारी के लिए नए महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों का चयन भी 2023 की सुर्खियों में शामिल है। राजनीतिक सरगर्मियों में कुछ खबर और राजनीतिक हलकों में वो खबर जो सुर्खी बना गई, उन सब के बारे में मेरे सहयोगी प्रत्युष और शिवानी आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद केके। और चलिए अब हम आपको राजनीति हलचल बताते हैं। मेरठ में 1995 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब यहां का मेयर उस पार्टी का प्रत्याशी निर्वाचित हुआ है जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के महापौर प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया की, जिन्होंने AIMIM के अनस को 1,07,406 वोटों से हराकर शानदार जीत हासिल की और दूसरी बार चुनाव जीतकर हरिकांत अहलूवालिया ने इतिहास रच दिया। हरिकांत अहलूवालिया मेरठ के दोबारा मेयर बन गए। इससे पहले वो 2012 से 2017 तक भी मेरठ के महापौर रह चुके हैं। बिल्कुल, और जो ये चुनावी नतीजे आए थे उसमें AIMIM के जो अनस हैं उन्होंने जीतकर सबको चौंका दिया। सबको यही लग रहा था कि सपा से सीमा प्रधान दूसरे नंबर पर आएंगी, लेकिन अनस चौधरी ने जिस तरीके से पहली बार वो चुनाव लड़े और पहली बारी में 1 लाख से ज्यादा वोट उन्होंने ग्रैब किए, उसमें चौंकाने वाली बात थी। भाजपा भी चौंक गई और सपा भी चौंक गई। विविध भारती पर एक गाना चलता था, चली चली रे पतंग, उड़ी उड़ी रे पतंग, और इस पतंग ने बड़े बड़े कोई रंग उड़ा दिए और इस पतंग की डोर हाथ में थी अनस के, अनस भाई के। आज हमारे साथ है अनस। चुनाव में कहीं चर्चा नहीं और फिर चर्चा हुई तो इस कदर चर्चा हुई कि सिर्फ चर्चा ही चर्चा है। देखिए, चुनाव ने ये साबित करके दिखाया हमारी पार्टी ने इस चुनाव में कि हमारी पार्टी कैडराइज पार्टी है और हमारी पार्टी का एक एक वर्कर मिशन और कैडर से जुड़ा हुआ है। इतना साइलेंट रह करके हमने चुनाव लड़ा, इसलिए कि हमें कामयाबी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम साइलेंट लड़ करके भी, जमीन पर रह करके भी हमने अपने वोटर्स को, आवाम को कॉन्फिडेंस में लिया। हमने हैदराबाद मॉडल उनके सामने रखा, हमने डेवलपमेंट की बात की, हेल्थ सेक्टर पे बात की, एजुकेशन सेक्टर पे बात की। आवाम ने हमसे मुतमईन हुई, हम पे यकीन जता करके अपने वोट का इस्तेमाल हमारे हक में किया। जब इतनी सारी अच्छी बातें आप कर रहे हैं तो फिर साइलेंट क्यों? अब साहब, आपका भी मौका नहीं दिए। हमें तो मालूम ही नहीं था कोई अनस है जो पतंग लेकर आ रहे हैं, जो सपा की साइकिल को पंचर कर देंगे। हमें तो मालूम ही नहीं था और जैसे ही मालूम चला है तो आप हमारे साथ हैं। देखिए साहब, ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी तो तमाम वोटर्स को, दलितों को, मुसलमानों को अपनी जागीर समझती है
और डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करती है और फेंक देती है। हमने वोटर्स के दरमियान में जाकर कहा कि हम 75 सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें सिर्फ डरा डरा कर वोट लिया गया कि बीजेपी को हराना है। हम बीजेपी को हराने के नाम पर खुद हार करके बैठ गए हैं साहब, खुद हार कर बैठे। इस चुनाव में मुसलमानों ने, दलितों ने जिस तरीके से फैसला लिया, हमारे हक में वोट का इस्तेमाल कर कर ये साबित कर दिया कि अब दलित और मुसलमान अपनी सियासी जमीन को तैयार करेगा। अब वो सपा और बसपा के चक्कर में नहीं रहेगा। उन्होंने हमें चला रिजर्वेशन के नाम। ये तो पॉलिटिकल तहरीर हो गई। मेरा क्वेश्चन फिर खड़ा है, साइलेंट क्यों? इतने अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, मुस्लिम्स को मुख्य धारा में लाने का मुद्दा है, आप सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि आपका मिस यूज ना हो, ये इतना अच्छा मुद्दा है, फिर साइलेंट क्यों? साहब हम तो चाहते थे कि देश का चौथा स्तंभ हमको दिखाए, हमारी पॉलिसियों को, हमारी नीतियों को दिखाए। आप लोग हमारे पास नहीं आए, क्यों नहीं आए आप? हम तो अभी भी आपके पास हैं, अगर नहीं आना होता तो हम आपके पास आते ही नहीं। लेकिन चुनाव की परिचर्चा, चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। चुनाव में तो खूब जोर शोर मचता है, गाड़ियां निकलती हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं, डम डमाडम बजते हैं। आपने बिल्कुल साइलेंट चुनाव लड़ा, ये ओवैसी साहब ने बताया या कोई ऐसी रणनीति थी? देखिए साहब, जाहिर सी बात है, रणनीतियां, पॉलिसियां तो होती ही हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे सदर से जो हमें सियासी तजुर्बा मिला है, हमें वक्त कम मिला। 14 दिन का चुनाव था, तकरीबन 14, 13, 15 दिन का। हमने 7 दिन, पूरा 1 हफ्ता जमीन पर रह के आवाम के बीच में वक्त गुजारा, लोगों को मुतमईन किया। 8वें दिन से हमारा चुनाव ग्रो करना शुरू हो गया। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में चुनाव को हम ग्लैमर में ले आएंगे तो लास्ट में आकर के चुनाव में डर रहता है कि चुनाव आकर के डाउन हो जाता है। तो वो भी पार्टी अगर हो AIMIM। जी देखिए साहब, ऐसा है ना, लोगों ने हम पे यकीन जताया इसलिए चूंकि हम 9 साल से अवाम के दरमियान में हैं। हम जानते हैं कि बारीकी से अवाम के मसाइल क्या क्या हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर आने वाले लीडर, पैराशूट से उतारे गए लीडरों को मालूम ही नहीं है। अब हमारे पास तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं है ना, हम तो जमीन पर रह करके इलेक्शन लड़ते, तो हमें मालूम है जमीनी हकीकत क्या है और जमीन को किन किन साधनों की, किन किन चीजों की जरूरत है। अवाम जानती है कि इन्होंने हमारे बीच में वक्त गुजारा है, ये हमारे मसाइल को हल करने में कामयाब होंगे। अवाम ने हमको यकीन जताया, हमारे हक में वोट किया। जी, पहले अंसारियों की, गद्दियों की, जुलाहों की, इन सबकी लड़ाई होती रहती थी, लेकिन इस बार मैंने वोट देखा कि वोट कंसोलिडेटेड पड़ा है। ये वोट रफीक भाई और शाहिद भाई के लिए कुछ अलार्म है, अल्टीमेटम है? देखिए ऐसा है ना कि अंसारी, गद्दी, कुरैशी, धोबी, नाई, ये तमाम चीजों के लकब देने वाली भी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने जात और बिरादरी में बांट के रख दिया साहब, हिंदू मुस्लिम में बांट के रख दिया गया। लेकिन इस चुनाव में अवाम ने इक्वालिटी पे वोट किया, एजुकेशन सेक्टर पे वोट किया, डेवलपमेंट के नाम पे वोट किया, हिस्सेदारी के नाम पे वोट किया। अंतिम 2 सवाल। अब जब 2024 में आम चुनाव होने, जनरल इलेक्शन होने, तो दावेदारी ठोकी जाएगी मजबूती के साथ? देखिए साहब, पूरे देश में? देखिए साहब, मैं पार्टी का मिशन और कैडर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरी पार्टी जो मुझे आदेश करेगी वो मेरे सर माथे होता है। लेकिन ये हकीकत है कि हमारी पार्टी हर इलेक्शन को मेरठ में कंटेस्ट करेगी, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, और चाहे वो तमाम नगर निकाय चुनाव हो। चाहे हार मिले चाहे जीत। अरे सर, हारने वाला ही तो जीतता है ना। जी, मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जो जनरली आपसे पूछा जाता है कि बीजेपी की आप पार्ट 2 है, बीजेपी की पार्टी नंबर 2 है। मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है, हिंदू क्यों आपसे जुड़े? अरे साहब, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि संविधान की बात जितनी भी ओवैसी साहब को सुनता हूं, उनकी तकरीर में जान होती है। तो बड़ा सवाल कि हिंदू आपसे क्यों जुड़े, इस पार्टी से क्यों जुड़े? इस पार्टी से क्यों जुड़े, शायद आपको जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी ने हैदराबाद में सबसे पहला मेयर एक दलित को बनाया था साहब जी। सबसे पहला मेयर एक दलित को बनाया था, और वो मेरा ही फकत एक लीडर है जो गांधी और नेहरू से बड़ा लीडर किसी को मानता है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानता है। जिस तरह से बीजेपी मुल्क के आईन को, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम आर्टिकल्स को जो इक्वालिटी की बात करते हैं,
उन आर्टिकल्स को खत्म करने की साजिश करती है। मेरा लीडर उन आर्टिकल्स की ओवैसी भाई के डायलॉग यही है, वही डायलॉग है। मेरा क्वेश्चन वही है, मैं अनस से पूछ रहा हूँ, 30 साल अभी छुए नहीं है, उम्र बहुत बड़ी है, हिंदू आपकी पार्टी से क्यों जुड़े? नहीं साहब, 30 साल से मैं ज्यादा कहा हूँ जी। चलिए, क्योंकि चुनाव आयोग की माशाल्लाह लगते नहीं है आप। चुनाव आयोग की गाइडलाइन भी है कि 30 साल का कम से कम मेयर कंटेस्ट करेगा जी। तो मेरी उम्र मैं बता दूं 37 साल है जी। दूसरी चीज यह है कि मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है अनस भाई, क्योंकि ये हिंदुस्तान सबकी मिल्कियत है, किसी के बाप का ही नहीं है, तो हम ओबीसी की पार्टी के साथ हिंदू क्यों जुड़े? क्यों ना जुड़े? हाँ, ये बताइए, आप क्यों जुड़े? क्यों ना जुड़े, ये मेरा सवाल है आपसे, क्यों ना जुड़े? जब हिंदुस्तान साइलेंट चुनाव लड़ते हो, तमाम एक पर्टिकुलर कौम की नुमाइंदगी करते हो, ये सब लोगों में बात है। मैं इसलिए आपको मौका दे रहा हूं, आप बताएं अपनी नीति कि कैसे आप सर्व समाज के लिए साहब कौम की नुमाइंदगी की बात यह है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगानाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि हिंदुस्तान में दलित से ज्यादा नेताओं से मैं हाथ जरूर मिलाता हूं जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। आपने बड़े मासूमियत के साथ बच के निकल गए, क्यों जुड़े? लेकिन ये चर्चा हमको बड़ी अच्छी लगी। जब नए लोग राजनीति में उतरते हैं, नई आइडियोलॉजी के साथ उतरते हैं, वो अलग बात है। ये आइडियोलॉजी अपनी जड़ जमाने में टाइम लेगी, लेकिन मेरठ में जिस तरीके से AIMIM के कैंडिडेट अनस ने बताया है कि जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं वो मुसलमानों की पहली जरूरत है। अपने सहयोगी संजय के साथ के सिटी हलचल। यूं तो वैसे ये खबर अस्पताल के खिलाफ है, लेकिन हमारा और सभी का मानना है कि ये एक राजनीतिक खबर है। प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ मेरठ की सरना विधानसभा से सपा विधायक अतुल प्रधान ने मोर्चा खोल दिया था। न्यूटिमा अस्पताल से शुरू हुई जंग अतुल प्रधान के आमरण अनशन तक पहुंच गई। मामला जरूर न्यूटिमा अस्पताल से शुरू हुआ था, लेकिन विधायक अतुल प्रधान सभी प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए थे। खूब तर्क वितर्क हुए। करीब 8 से 9 दिन उनका आमरण अनशन चला। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई अन्य नेताओं, कई अन्य राजनीतिक दलों, वकीलों और आम लोगों का विधायक अतुल प्रधान को समर्थन जरूर मिला, लेकिन अंत में अतुल प्रधान को अपना धरना समाप्त करना पड़ा। और दूसरी तरफ न्यूटिमा अस्पताल और IMA ने इस आंदोलन में खुद को जीत का दर्जा दे दिया। देखिए, लोकतंत्र में हम लोग विपक्ष में हैं। मुख्य विपक्षी दल का मैं सदस्य विधायक हूँ और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित आप तमाम दलों के साथी, किसान संगठनों के साथी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। मैं सर्वप्रथम मेरठ और आसपास की जनता का, सदने के अपने सभी आवाम का और पूरे के पूरे मेरठ का, चाहे हस्तापुर के हों, किधोट सबके हों, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं जो आज विपक्ष में भी जो उन्होंने मुझे ताकत देने का काम किया। और ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जिसको लेकर हमने सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से सदन तक आवाज उठाई है। मैं इसको लगातार उठाऊंगा। ये कार्यक्रम टीम वर्क का एक बेहतरीन नमूना है। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब भी हम इसी पोज में थे, और अब जब हम कार्यक्रम को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए छोड़ देने वाले हैं तब भी टीम साथ है। इसलिए अकेले चलोगे तो मंजिल मुश्किल से मिलेगी। और 2024 में हम इसी संकल्प के साथ, इसी वादे के साथ और इसी आह्वान के साथ इस कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं कि टीम वर्क बना रहेगा। टीम वर्क के जरिए सफलता मिलती रहेगी और टीम वर्क से ही विकास को गति मिलेगी। तो 2024 के लिए सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी की पूरी टीम आपको मुबारकबाद दे रही है। हैप्पी न्यू ईयर 2024।